प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण विषय का चयन कर रहे हैं, जिस पर चर्चा होगी, उसके आयामों पर चर्चा होगी, उसमें कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं, सवाल जो भी पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड उन ऑप्शंस की भी चर्चा करेंगे और डायमेंशंस पर अलग-अलग प्रकार के जो भी पहलू हैं, उन पर भी चर्चा होगी। आज का विषय है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन टू फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो अभी सुर्खियों में है। तो ये जो कानून है, क्यों सुर्खियों में, पहले उसकी बात कर लेते हैं। इसको शॉर्टकट में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी कहते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को कहा है कि वे संभावित वन क्षेत्रों यानी पोटेंशियल फॉरेस्ट एरियाज को मैप करें और एक फॉरेस्ट एटलस बनाएं, ताकि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो भी पेंडिंग पड़े हुए क्लेम्स हैं, जो दावे हैं आदिवासियों के, एसटी के या ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के हैं, उनको निपटाने की प्रक्रिया को स्पीड अप किया जा सके, गति दी जा सके और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो भी गैप्स हैं, उनकी भी पहचान हो सके। केंद्र सरकार ने संसद में हाल ही में ये बताया है कि राज्यों से एफआरए एटलस क्रिएट करने को कहा गया है और ऐसा इसलिए ज़रूरी समझा गया है क्योंकि एफआरए कानून के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स समुदाय के जो लोग हैं, उनके वन अधिकारों को जो मान्यता दी गई है, उसको संरक्षित करने के लिए एलिजिबल विलेजेस की पहचान, पेंडिंग क्लेम्स का निपटारा करना, इम्प्लीमेंटेशन गैप की पहचान करना और इससे रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है उसमें सपोर्ट करने की जो पूरी प्रोसेस है, उसमें मदद मिल सकेगी अगर राज्य जो है फॉरेस्ट एटलस बनाते हैं। पिछले साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के क्रम में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने एफआरए एटलस लॉन्च भी किया था, जिससे वे आदिवासियों, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स और अनुसूचित जो समुदाय के लोग हैं, उन सबको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत अधिकारों को ठीक ढंग से दे सकें। इसके लिए ये दोनों राज्यों ने एफआरए एटलस लॉन्च किया था और अब केंद्र सरकार का कहना है कि सभी राज्यों को इस दिशा में कार्यवाही करनी आवश्यक है। अब हम बात करते हैं जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसके कौन से प्रोविजंस हैं जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये पूरे देश में लागू है ये एक्ट, मतलब ये जम्मू कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट और पूरे इंडिया में लागू है। और ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो आदिवासी लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, परंपरागत वन निवासी, उनके जो वन भूमि यानी फॉरेस्ट लैंड है या जो उनके फॉरेस्ट राइट्स हैं, उन सबको इंश्योर करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। पहली बार अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की प्रस्तावना में ये स्वीकार किया गया है कि वन और वन संपदा के संरक्षक समाज के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। यानी जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, एसटी हैं, इन सब के साथ एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। फॉरेस्ट में रहने वाले ऐसे लोग जिन्होंने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया, उन्हें ही फॉरेस्ट राइट से हटाया गया, उनको वंचित किया गया। ऐसी बात इस कानून में मानी गई है और इसीलिए इन समुदायों के जो पूर्व स्थापित अधिकार हैं यानी प्री एग्जिस्टिंग जो राइट्स हैं, उनको एक लीगल वैलिडिटी, वैधानिक मान्यता देने के लिए यह कानून लागू किया गया। वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत जीविकोपार्जन के लिए यानी लाइवलीहुड के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक वन संसाधनों यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज हैं और वन भूमि के उपयोग के अधिकार, परंपरागत रूप से संग्रहण, संरक्षण और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उन सब पर अधिकार दिया गया है। सामुदायिक जल निकाय यानी कम्युनिटी जो वाटर बॉडीज़ हैं, उन पर अधिकार सुनिश्चित किया गया है। वन अधिकार कानून 2006 आदिवासियों तथा वन पर आश्रित समुदाय के संघर्षों और जन
वकालत के परिणाम स्वरूप घोषित किया गया था। भारत में लाखों आदिवासियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को इस कानून के माध्यम से इंश्योर करने की कोशिश की गई है, ताकि उन्हें खाद्यान्न और जीविकोपार्जन की सुरक्षा सम्मानपूर्वक सुनिश्चित की जा सके। वन अधिकार कानून 2006 को लागू करने की दिशा में 1 जनवरी 2008 को विस्तृत नियमावली जारी की गई थी, और उसमें माना गया है कि पूर्व में हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने की वैधानिक प्रक्रिया है ये। और इस कानून के तहत भूमि के अधिकार, यानी जो वन भूमि के अधिकार को मान्यता दी गई है इन समुदायों के संदर्भ में, और जिसके तहत जो एलिजिबल जो पात्र हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि 13 दिसंबर 2005 से पहले जो खेती की जा रही भूमि थी, अगर उस पर किसी का अधिकार था, फॉरेस्ट ड्वेलर का या एसटी का, तो उसका उस पे अधिकार रहेगा। और इसके अंतर्गत खेती की जा रही अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि का अधिकार दिया जा सकता है, ऐसा भी इसमें कहा गया है। और यह भूमि विक्रय नहीं की जा सकती, यानी जो फॉरेस्ट लैंड होगा जिस पर इन समुदायों का अधिकार होगा, उसको जो है सेल नहीं किया जा सकता, किंतु परिवार के भीतर हस्तांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस कानून में उपयोग के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है, और इसमें जो वनोपज हैं, यानी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह हैं, उनका स्वामित्व, और साथ ही जो चारागाह भूमि है, यानी जो ग्रेजिंग लैंड है, इन सब के उपयोग का अधिकार भी दिया गया है। जो फ़िश स्टॉक हैं, वाटर बॉडीज़ में जो फ़िशेज़ वगैरह इन सब एरियाज़ में पाई जाती हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ में, उन सब पर अधिकार जो है दिया गया है। और इसमें पुनर्वास के अधिकार की भी चर्चा की गई, यानी सोशल जस्टिस के मुद्दे को भी उठाया गया है कि रिहैबिलिटेशन लोगों का कैसे किया जाएगा। फॉरेस्ट राइट्स तो हैं, और अगर मान लो एसटी समुदाय या फॉरेस्ट जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको वनों से निकालने की कोशिश किसी आधार पर की जाती है और उनका विस्थापन होता है, तो जो विस्थापित परिवार हैं उनका पुनर्वास कैसे होगा और उन्हें मूलभूत नागरिक सुविधाएं कैसे मिलेंगी, उसका अधिकार भी इसके तहत, इस कानून के तहत दिया गया है। और इसके साथ ही इसमें वन और वन्यजीव संरक्षण का अधिकार भी दिया गया है, ताकि जैव विविधता का भी संवर्धन हो सके। इन वन अधिकारों के लिए प्राथमिक रूप से पात्रता उन लोगों की होगी जो वन और वन क्षेत्र में निवासरत हैं, यानी वहाँ ड्वेलिंग है उनका, वो रहते हैं। साथ ही वन भूमि और वन पर जीविकोपार्जन के लिए वो अगर निर्भर हैं, तब उनको ये अधिकार होगा। और संबंधित व्यक्ति अथवा समुदाय आदिवासी हो या उस क्षेत्र में विगत 75 वर्षों से निवासरत हो, तो वो उसका पात्र हो सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006, उसको सही तरीके से किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार भी इस समय यही मुद्दे पर सोच रही है, और राज्यों को इस कॉन्टेक्स्ट में उन सभी सिचुएशंस का होलिस्टिक वे में असेसमेंट करना चाहिए, जो अब तक इस कानून के धीमे अथवा जो बाधित क्रियान्वयन है, पेंडिंग जो मामले पड़े हुए हैं, उन सब के लिए जो जवाबदेह डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब पर चर्चा और उस पर कार्यवाही करनी आवश्यक है। जैसे वन विभाग, राजस्व विभाग और आदिवासी कल्याण विभाग के अधिकारियों तथा ग्राम सभा और वनाधिकार समिति के सदस्यों की क्षमता का पता होना ज़रूरी है। इस बारे में वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी जानकारी भी ज़रूरी है। अधिकांश राज्यों में व्यावहारिक तौर पर इस कानून के क्रियान्वयन का दायित्व वास्तव में आदिवासी कल्याण विभाग के बजाय वन विभाग के हाथों में है, और इसका सीधा परिणाम विशेष तौर पर सामुदायिक अधिकारों के क्रियान्वयन में गंभीर विलंब के रूप में देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि वन विभाग का पूर्वाग्रह है, यानी ये प्रेजुडिश है कि सामुदायिक अधिकारों, यानी जो कम्युनिटी राइट्स हैं, यानी जैसे ग्रेजिंग का राइट्स है या फिश जो स्टॉक्स है उस पर जो राइट्स हैं, या फिर जो वाटर बॉडीज़ ऐसे एरियाज़ में उस पे जो एक्सेस है, उसको हम कम्युनिटी राइट्स बोलते हैं इस कानून के तहत। तो सामुदायिक अधिकारों के क्रियान्वयन से वन भूमि और संपदा पर उनका वर्चस्व कम हो जाएगा। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि वनाधिकार कानून 2006 के समस्त प्रोविजंस और अधिकारों की गहरी व्यावहारिक समझ समुदाय के स्तर पर विकसित की जाए, लिटरेसी फैलाई जाए। इसके लिए सामाजिक संगठनों की विशेष भूमिका है कि समुदाय को कानून के व्यावहारिक पक्ष की जानकारी देकर प्रेरित करें। जिन स्थान पर वन अधिकार समिति कार्यशील नहीं है, वहाँ यथाशीघ्र इसका
पुनर्गठन करें, रिस्ट्रक्चरिंग करें और वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप समुदाय के संबंधित पक्षों का संतुलित प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाए। वनाधिकार समिति के महत्व को ग्राम सभा को समझाया जाना चाहिए और सामाजिक संगठनों का दायित्व है कि वनाधिकार समिति के सदस्यों को उनका कार्य दायित्व स्पष्ट रूप से बताया जाए। इसके अलावा वनाधिकार कानून 2006 के प्रावधानों के अनुरूप व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के दावे दर्ज करने के लिए समुदाय की सहायता की जानी चाहिए। दावों के संबंध में उपखंड अथवा जिला समितियों द्वारा चाही गई जानकारियों अथवा साक्ष्यों को एकत्रित करने और संबंधित स्तर पर दर्ज करने के लिए भी ऐसे समुदाय यानी एसटी और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उन सब की सहायता की जानी चाहिए। वन तथा वन संपदा के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए समुदाय को इसके संरक्षण और उपयोग की जानकारी भी दी जानी चाहिए। सामाजिक संगठनों की विशेष भूमिका है कि इस संबंध में समुदाय और स्थानीय स्तर पर संबंधित विभागों के मध्य संवाद को स्पष्ट और सकारात्मक बनाएं ताकि भविष्य में इसी स्तर के विवादों से बचा जा सके। यदि वनाधिकार कानून 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत दावे यानी जो पर्सनल क्लेम्स हैं वो दर्ज किए जाने की प्रक्रिया में ग्राम सभा की भूमिका को देखें तो वनाधिकार की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने के लिए ग्राम सभा कार्यवाही प्रारंभ करेगी और उससे संबंधित दावों की सुनवाई करेगी, ऐसा इस एक्ट में कहा गया है। और यह अधिकारों के दावेदारों की सूची तैयार करेगी और दावेदारों और उनके दावों के ऐसे ब्यूरो का एक रजिस्टर रखेगी जो केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा निर्धारित करे। इस अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए वन्यजीव, वन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए समितियों के गठन का भी प्रावधान किया गया है। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन टू फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006, जिसे हम शॉर्टकट में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कहते हैं। पूरे देश में इतने फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, वन भूमियाँ हैं, उन वन भूमि के अंदर रहने वाले ये जो समुदाय हैं, अनुसूचित जनजाति समुदाय जो अलग अलग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीवीटीजी समुदाय के लोग जो रहते हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना जरूरी है। यानी क्या उनकी जो वन भूमि है वो उन्हें पट्टे पर मिलेगी या पूरा उनका अधिकार होगा वन भूमि पर, वन भूमि का वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हस्तांतरण कर सकते हैं, वन भूमि को क्या गैर वन भूमि में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं सामाजिक न्याय की दृष्टिकोण से, क्योंकि जो पीवीटीजी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, वो एक वल्नरेबल कम्युनिटी है और देश में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए इन सबको एम्पावर करना आवश्यक है और उसके लिए एफआरए कानून का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने राज्यों से एफआरए एटलस बनाने की मांग की है। तो ये जो भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकारों से एफआरए एटलस बनाने के लिए कहा गया है, इस पर आपका क्या विचार है और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? आप इस पे अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले प्रोग्राम में किसी एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार आ सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन प्राप्त करें और अपने दोस्तों में इसके बारे में साझा करें कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस और तमाम सिविल सर्विसेज से रिलेटेड करंट अफेयर और अन्य जो स्टैटिक पोर्शंस हैं जीएस के, उन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर दी जाती रहेगी। धन्यवाद।